हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर टेक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं असिस्टेंट लाइनमैन DHV-BN का पेपर सेट का सॉल्यूशन, जो किसी भी लाइनमैन या TG2 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखा करिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डेवलप द मैक्सिमम पावर बाई ए DC मोटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक DC मोटर द्वारा अधिकतम शक्ति उत्पन्न करेगा। तो एक रिलेशन होता है दोस्तों कि क्या, जब जो DC मोटर है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर कब डेवलप करती है। तो ये होता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं, ये होता है EV बैक EMF, जब सप्लाई वोल्टेज का आधा हो जाता है तो जो हमारी DC मोटर है वो मैक्सिमम पावर डेवलप करती है। ठीक है, और इफ़िशियंसी जो हो जाती है उस वक्त, तो इफ़िशियंसी जो होती है वो हो जाती है 50%। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, व्हेन द बैक EMF इज हाफ द अप्लाइड वोल्टेज, जब पार्स EMF प्रयुक्त वोल्टा का आधा हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन द बैक EMF एंड करंट इन ए DC मोटर। इनमें से जो कौन सा रिलेशन है जो बैक EMF एंड करंट के संबंध को परिभाषित करता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं DC मोटर की जो इक्वेशन होती है, EMF इक्वेशन क्या होती है दोस्तों, तो जो EB बराबर होता है V माइनस के IA RA। तो यहाँ से अगर हम लोग IA निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, IA अगर इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा V माइनस के EB अपॉन RA। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि अब हम लोग इसमें रिलेशन देखेंगे, अगर EV का मान हम लोग अगर इंक्रीज करें तो जो IA का मान है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अगर EV का मान हम कम करेंगे तो जो IA का मान है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, वैन बैक EMF इंक्रीज करंट इंक्रीज, अगर बैक EMF इंक्रीज करते हैं तो करंट इंक्रीज नहीं होती है। वैन बैक EMF डिक्रीज तो करंट इंक्रीज। दोस्तों ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, जब हम लोग बैक EMF को हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो जो करंट का मान है V माइनस के RA, तो जो IA का मान है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब EV का मान कम करेंगे तो इस पूरे का मान इंक्रीज हो जाएगा, चूंकि ये V पहले से दिया रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स ट्रू फॉर DC मोटर। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध DC मोटर के बारे में सत्य है। तो हम लोग जानते हैं, एक बैक EMF बराबर एक फार्मूला होता है, EB बराबर ZN P5/60A। ठीक है, तो यहाँ पे Z P एंड A और 60A सारे कांस्टेंट अगर हम लोग मान लें तो क्या हो जाएगा, EV इज प्रोपोर्शनल टू N5। तो यहाँ से जो क्या आ जाएगा, जो बैक EMF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड के हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बैक EMF इज प्रोपोर्शनल टू मोटर स्पीड, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इन्फिनिटी नहीं है दोस्तों। ठीक है, ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द बैक EMF E ऑफ द शंट DC मोटर फंक्शनिंग विथ ए टर्मिनल वोल्टेज ऑफ V एंड आर्मेचर करंट I एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस R। क्या होता है दोस्तों, जो पूछ रहा है बैक EMF का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं DC मोटर में, जो शंट DC मोटर की बात कर रहा है, तो जो बैक EMF का फॉर्मूला होता है वो होता है EB बराबर V माइनस के IA RA। ठीक है, तो EB बराबर होता है V माइनस IA RA। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिफाइन द फंक्शनिंग ऑफ द सिंक्रोनस मशीन। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण तुल्यकालिक मशीनों की कार्य पद्धति को परिभाषित करता है। तो सिंक्रोनस मशीन में दोस्तों हम लोग जानते हैं, जो सिंक्रोनस स्पीड N जो होती है, NS बराबर क्या होता है, 120F/P। तो यहाँ पे F के टर्म में रिलेशन दिया है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू NS सिंक्रोनस स्पीड अपॉन 120। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे P इंटू N अपॉन 120, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन ड्यू टू एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर के में कारण घटित होगा अगर वो ओवर एक्साइटेड कंडीशन पे चलेगी। तो क्या होता है दोस्तों, जब सिंक्रोनस मोटर होती है वो ओवर एक्साइटेड कंडीशन में चलती है, तो जो EF कॉस डेल्टा होता है उसका मान सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो हमारी सिंक्रोनस मोटर है वो लीडिंग पावर फैक्टर पर चलती है। ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर पर चलने लगती है, एंड प्लस Q जो पावर होती है, रिएक्टिव पावर, उसको प्रोड्यूस करती है, एंड जो लीडिंग पावर फैक्टर करंट है उसको ड्रा करने लगती है।
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो सिंक्रोनस मशीन है, सिंक्रोनस मोटर है, वो द मशीन ड्रास ए लीडिंग पावर फैक्टर करंट, मशीन लीडिंग पावर फैक्टर करंट को ड्रॉ करने लगती है, ठीक है। और जब ओवर एक्साइटेड कंडीशन पे हम लोग किसी सिंक्रोनस मशीन को चलाते हैं तो उसका हम लोग यूज करते हैं एक पावर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए, उसका हम लोग यूज करते हैं किसी भी सब स्टेशन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द मैक्सिमम पावर डेवलप्ड इन ए सिलिंड्रिकल सिंक्रोनस मशीन इज एट ए लोड एंगल ऑफ, क्या होगा कि बेलनाकार तुल्यकालिक मशीन में विकसित अधिकतम शक्ति के भार कोण पर होती, कितने भार कोण पर होती है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं सिंक्रोनस मशीन में जो मैक्सिमम पावर डेवलप्ड होती है वो, अगर हम लोग पी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर होता है वी ई एफ साइन डेल्टा अपॉन एक्स एक्स, ठीक है। तो अगर हम लोग जानते हैं कि जब मैक्सिमम पावर कब मिलेगी, पी मैक्सिमम कब मिलेगा हम लोगों को, तो साइन डेल्टा में दोस्तों साइन की वैल्यू सबसे ज़्यादा कब होती है, जब डेल्टा का मान 90 डिग्री होगा। तो जो पी मैक्स मिलेगी हम लोगों को, जो भार कोण होगा डेल्टा, उसका मान अगर 90 डिग्री होगा तो हमें पी मैक्स मिलेगा, ठीक है। पावर हम लोगों को डेवलप्ड जो होगी वो मैक्सिमम मिलेगी, तो हमें डेल्टा का मान कितना होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री पर हमें पी मैक्स मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ वायरिंग इन द रेसिडेंटल बिल्डिंग, द सेफेस्ट एंड इंश्योर्स ए ब्यूटीफुल अप्रियंस। तो मतलब क्या, निम्नलिखित में से कौन सी तार प्रणाली आवासीय भवन में वायरिंग का सबसे आम, सबसे सुरक्षित तरीका है तथा एक सुंदर प्रतीति सुनिश्चित करता है? तो दोस्तों ये क्या होता है कि किसी भी बिल्डिंग में जब हम लोग कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग सिस्टम अपनाते हैं या भीतरी वाहक नलिका तार प्रणाली, तो वो सबसे अच्छा, सबसे सुंदर और सबसे सुरक्षित तरीका होता है वायरिंग सिस्टम का, जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज किया जाता है, ठीक है। ठीक दोस्तों, जिसे हम लोग छिपी वाहक नलिका भी कहते हैं, जो दिखती नहीं है, उसे हम लोग भीतरी वाहक नली तार प्रणाली या कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग सिस्टम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वायर्स आर आल्सो नोन बाई द ब्रांड नेम रोमॉक्स, निम्नलिखित में से किस प्रकार के तारों को रोमैक्स ब्रांड नाम से भी जाना जाता है? तो ये होते हैं दोस्तों नॉन मेटेलिक शीट्स वायर, जो गैर धात्विक आच्छादित तार होते हैं उनको हम लोग रोमैक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिफाइन द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स ल्यूमेन, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण होता है जो ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई ल्यूमेन को परिभाषित करता है? तो ल्यूमेन बराबर होता है दोस्तों, ल्यूमेन बराबर होता है कैंडल पावर इनटू सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल का मात्रक जो होता है वो होता है स्टेरेडियन, ल्यूमेन जो मात्रक होता है वो होता है ल्यूमिनस फ्लक्स का, ठीक है। ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन, और ल्यूमेन को परिभाषित करते हैं दोस्तों कैंडल पावर इनटू सॉलिड एंगल से। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिफाइन द कोसाइन लॉ ऑफ इल्यूमिनेंस, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रदीप्ति घनत्व के कोसाइन नियम को परिभाषित करता है? तो कोसाइन लॉ होता है दोस्तों, ये होता है ई बराबर आई कॉस थीटा बाई डी स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, आई कॉस थीटा बाई डी स्क्वायर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, द मीन और एवरेज ऑफ द कैंडल पावर इन ऑल प्लेन्स इज नोन एज, सभी समतलों में कैंडल शक्ति के औसत को के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है? तो ये होता है मीन स्पेरिकल कैंडल पावर, MSCP, इसे हम लोग MSCP के रूप में जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्स एज एन ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर ए पावर सिस्टम, निम्नलिखित में से किसे शक्ति प्रणाली की परिचालन लागत के रूप में माना जाता है? तो ये होती है दोस्तों ईंधन की लागत, फ्यूल कॉस्ट को हम लोग ऑपरेशनल कॉस्ट के रूप में जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, टैरिफ ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेयर द कंज्यूमर इज चार्ज अकॉर्डिंग टू हिज मैक्सिमम डिमांड एंड एनर्जी कंजप्शन इज एक्सप्रेस्ड एज जेड बराबर ए प्लस बी वाई इज नोन एज, जहां उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा पर शुल्क उसकी अधिकतम मांग और ऊर्जा की खपत के अनुसार परिभाषित किया जाता है, जिसे जेड बराबर ए प्लस बी वाई के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसे जाना जाता है हॉपकिंसन डिमांड रेट टैरिफ, या इसे हम लोग टू पार्ट टैरिफ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो टोटल बिल होता है वो फिक्स चार्ज प्लस रनिंग कॉस्ट या रनिंग चार्ज पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स
डू नॉट रिलेट टू ए डीजल इंजन पावर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता डीजल इंजन ऊर्जा प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो पावर इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पार्क इग्निशन होता है, स्पार्क इग्निशन से ऊर्जा का उत्पादन होता है, ये इसकी विशेषता नहीं होती है, ठीक है, डीजल इंजन की। अगला क्वेश्चन, द टिपिकल वैल्यू ऑफ अल्फा द करंट गेन पैरामीटर्स इन द ट्रांजिस्टर विच इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू अमीटर करंट इज इन द रेंज ऑफ, मतलब आई सी अपॉन आई, जो करंट गेन पैरामीटर अल्फा होता है उसका मान कितना होता है, किस रेंज में होता है दोस्तों? तो ये होता है 0.952 टू 0.99, 0.99 के बीच में, ठीक है, तो 0.95 टू 0.99 के बीच में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एबव इमेज रिप्रेजेंट्स, ये जो इमेज है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? तो दोस्तों ये इसमें हम लोग एरो से पहचानते हैं कि एरो से अगर करंट बाहर अमीटर की तरफ निकलती हुई दिखेगी तो क्या होता है, एन पी एन, ठीक है, एन पी एन ट्रांजिस्टर होता है। और अगर करंट हमारी अमीटर से अंदर की ओर जाती हुई दिखेगी तो हम लोग उसको बोलते हैं पी एन पी, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लोग इस तरह से एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, अगर इस तरह से फिगर आए तो एन मतलब निकल, करंट बाहर निकल रही है तो एन पी एन हो जाता है। एंड अगर ई से करंट, इसी तरह अमीटर से करंट अगर पी अंदर प्रवेश कर रही है तो पी एन पी हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग एक ट्रिक से याद करेंगे इसको, एन पी एन एंड पी एन, तो ये क्या है, एन पी एन ट्रांजिस्टर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, इनपुट एंड आउटपुट क्वांटिटीज इन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आर नॉन लीनियर रिलेटेड ड्यू टू स्क्वायर्ड टर्म इन, क्या होता है, क्षेत्र प्रभावी ट्रांजिस्टर में इनपुट और आउटपुट मात्रा में वर्गिक अवधि के कारण अरैखिक रूप से संबंधित है। तो ये किसके कारण होती है दोस्तों, ये होती है सॉकले समीकरण में वर्गिक अवधि के कारण अरैखिक रूप से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ये होता है दोस्तों ओम। वोल्ट होता है वोल्टेज का, एंड हेनरी होता है दोस्तों इंडक्टेंस का, वाट होता है पावर का, ठीक है, वी एल एंड ये पी का। अगला क्वेश्चन, इन एम्पलीफायर द स्ल्यू रेट इज एक्सप्रेस्ड एज, तो एम्पलीफायर में जो स्ल्यू रेट है उसको हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, तो इसको हम लोग दोस्तों व्यक्त करते हैं वी अपॉन माइक्रो सेकेंड में, ठीक है, वी अपॉन माइक्रो सेकेंड। अगला क्वेश्चन, द फॉरवर्ड वाइज्ड कंडीशन इन डायोड एज, डायोड में फॉरवर्ड वाइज्ड अवस्था में क्या होता है, तो डायोड पीएन जंक्शन डायोड होता है जो, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, फॉरवर्ड वाइज में ये एनोड हो जाता है, ये कैथोड, तो जो एनोड होता है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से एंड जो कैथोड होता है उसको नेगेटिव टर्मिनल से हम लोग जोड़ते हैं। तो क्या होगा, एनोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड कैथोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सप्लाई, ठीक है, सप्लाई के पॉजिटिव से एनोड को एंड नेगेटिव से कैथोड को जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कपलिंग नेटवर्क यूजेज इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस एज कपलिंग एलिमेंट, की नेटवर्क प्रेरकत्व और धारिता को युग्मन तत्वों के रूप में उपयोग करता है किसके साथ में दोस्तों, ये किया जाता है इम्पीडेंस कपलिंग नेटवर्क में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर एंड वीन ब्रिज ऑसिलेटर आर द कॉमनली यूज सर्किट्स फॉर जनरेटिंग वेव फ्रॉम ऑफ ए रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी, आरसी फेज जो शिफ्ट ऑसिलेटर है, वीन ब्रिज ऑसिलेटर होते हैं, ये कॉमनली साइन वेव फ्रॉम को रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी पर उत्पन्न करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द सॉटूथ जनरेटर, तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सॉटूथ जनरेटर में सबसे उत्तम वर्णन करता है, कैसे कि सॉटूथ जनरेटर मतलब उसकी जो वेव फॉर्म है वो इस तरह से है। तो देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है, ऑप्शन बी देखेंगे, नॉन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म वेयर द वेव फॉर्म इंक्रीज फ्रॉम जीरो रीचेस मैक्सिमम एंड ड्रॉप जीरो, ठीक है, तो गैर ज्यावक्रीय तरंग जहां तरंग रूप शून्य से बढ़कर उच्चतम स्तर तक पहुंच जाती है और फिर शून्य तक गिर जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द पैसिव फिल्टर इज मेड अप ऑफ पैसिव एलिमेंट्स लाइक, निष्क्रिय फिल्टर निष्क्रिय तत्वों से बना होता है जैसे कि कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर जो होता है वो पैसिव एलिमेंट होता है, रजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर जो होते हैं वो पैसिव एलिमेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव्स एन अलार्म व्हेन फॉल्ट्स हैपन एंड इज इंस्टॉल्ड इन ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर्स,
दोस्त होने पर एक अलार्म देता है और तेल में डूबे ट्रांसफार्मर में स्थापित किया जाता है। तो जो ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें दोस्तों हम लोग बुखोल्ज रिले इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो हमें अलार्म देते हैं फॉल्ट से, ठीक है, फॉल्ट होने पर अलार्म देते हैं, एंड अगर उस फॉल्ट को क्लियर ना किया जाए समय रहते हुए तो वो ट्रिप भी करा देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन डिजिटल रिले द ऑन एंड ऑफ स्टेट इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी नंबर्स एज एंड रिस्पेक्टिवली। तो डिजिटल रिले में ऑन और ऑफ स्टेज को हम लोग कैसे बाइनरी नंबर पर रिप्रेजेंट करते हैं? तो ऑन को दोस्तों 1 एंड ऑफ को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन, पिक द राइट वे टू रिफर टू द नो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक और मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक या ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डीसी जनरेटर। तो जो डीसी जनरेटर की नो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स या नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ओपन सर्किट कैरेक्टर, उसको हम लोग किसके किसके बीच में रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिलेशन निकालते हैं? तो वो होता है ई नॉट एंड आई एफ, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम लोग नो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स और ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रा करते हैं, ठीक है, ई नॉट एंड आई एफ के बीच में। अगला क्वेश्चन, सीरीज बाउंड जनरेटर, शंट जनरेटर एंड कंपाउंड जनरेटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ डीसी जनरेटर। जो शंट सीरीज बाउंड जनरेटर, शंट जनरेटर एंड कंपाउंड जनरेटर हैं वो किस प्रकार के जनरेटर के उदाहरण हैं? तो जो दोस्तों ये सीरीज जनरेटर एंड शंट कंपाउंड होते हैं ये सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर होते हैं। इनको किसी भी बाय एक्साइटर से एक्साइट करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, ये अपनी फील्ड वाइंडिंग करंट से ही सेल्फ एक्साइटेड होते हैं। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी एन एटम इज मेड ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एमंग 3 एलिमेंट इज कंसीडर टू बी न्यूट्रल इन नेचर, कंटेन नो चार्ज। आधुनिक इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तीन तत्वों में से किसे है जिसे निरावेशी माना जाता है, यानी इसमें कोई आवेश नहीं होता है? तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिवली चार्ज माना जाता है, एंड प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज माना जाता है। जो न्यूट्रॉन होता है दोस्तों वो निरावेशी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, द एटम सिलिकॉन कंटेन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। परमाणु सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सिलिकॉन में होती है दोस्तों 14। अगला क्वेश्चन, ए पॉइंट एट विच टू और मोर सर्किट कंपोनेंट्स लाइक रजिस्टर, कैपेसिटर इंटरसेक्ट इज नोन। मतलब एक ऐसा बिंदु जहां पर दो या दो से अधिक घटक जैसे प्रतिरोध, संधारित्र आदि मिलते हैं या प्रच्छेदन करते हैं उसे किस रूप में जाना जाता है? तो ऐसे दोस्तों कहीं पे भी अगर एक रजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर इस तरह से मिलते हैं तो उस पॉइंट को दोस्तों हम लोग बोलते हैं नोड, ठीक है, वो कहलाता है नोड। अगला क्वेश्चन, is an electric network type which does not follow the law of superposition and also the circuit's parameters value change depending on various factor like current, voltage। तो ऐसे नेटवर्क हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रिक नेटवर्क ऐसा कहलाता है नॉन लीनियर नेटवर्क, ठीक है, जो सुपरपोजिशन थ्योरम का पालन नहीं करता है या अप्लाई नहीं होती है उस पर, तो वो नॉन लीनियर नेटवर्क होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इज द फार्मूला यूज्ड इन ओम्स लॉ विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट एंड द रेजिस्टेंस। ओम के नियम में प्रयुक्त सूत्र जो विभव, अंतर, धारा तथा प्रतिरोध में भी संबंध दर्शाता है वो क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों क्या? V बराबर आई आर या I बराबर V अपॉन आर एम्पियर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, I बराबर V अपॉन आर एम्पियर में। अगला और आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, 1 टेस्ला इज इक्वल टू क्या होता है? तो टेस्ला जो होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक होता है, और 1 टेस्ला बराबर क्या होता है? 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा असिस्टेंट लाइनमैन DHVN का पेपर सॉल्यूशन। तो जिसे भी हमारा वीडियो पसंद आता है वो हमारे चैनल PKR टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।